डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और बच्चों, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है, ब्रीदिंग का जो रेगुलेशन है, वो तीन तरह से हो सकता है। एक तो था हमारा न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है, दूसरा था हमारा केमिकल रेगुलेशन, और थर्ड है हमारा मैकेनिकल रेगुलेशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल रेगुलेशन को मैंने आपको ध्यान होगा तो बताया था, दैट इज अ एमरजेंसी ब्रेक, एमरजेंसी में काम करता है, ठीक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे हल्का फुल्का, क्योंकि ज़्यादा हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। और न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है वो कल हमने डिस्कस किया था। आपको ध्यान होगा कि मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर कुछ सेंटर्स थे, दैट इज डीआरजी एंड वीआरजी, ठीक है। और हाउ डीआरजी एंड वीआरजी रेगुलेट दी ब्रीथिंग मैकेनिज्म, क्लियर है कि नहीं है, राइट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रेगुलेशन, राइट। मीन्स केमिकल का मतलब क्या है, जो केमिकल्स, ठीक है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन केमिकल के थ्रू किस तरह से ब्रीथिंग को रेगुलेट किया जाता है, राइट, ठीक है ना। देखो, एक चीज़ आपको पता है बेटा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाती है, H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट, ये हमें पता है, ठीक है। और ये H2CO3 जो है आगे जा कर के ब्रेक हो जाएगा H प्लस SCO3 माइनस, ठीक है। मीन्स यहाँ पर H प्लस बन रहा है और SCO3 माइनस बन रहा है, राइट, क्लियर है कि नहीं है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि CO2 अगर हमारे ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, मीन्स CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर H प्लस आयन कंसनट्रेशन बढ़ रही है। अगर आपको पता है, आपको शायद केमिस्ट्री में पता होगा कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ती है तो जो pH है वो हमारी घटती है, क्योंकि pH होता क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना pH। pH क्या होता है हमारा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा pH का फॉर्मूला होता है, राइट, क्लियर है क्या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH घटेगी और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्लियर है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए, केमिकल रेगुलेशन जो है यहाँ पर, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स की हम बात करेंगे, एक है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। वन इज सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, दूसरे हमारे पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। देखिए, सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की, ठीक है। देखिए बच्चों, देखो, आपको पता है कि ये आपका हार्ट है, हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर, लो क्लियर है क्या, दिस इज अ 4 चैम्बर हार्ट। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ हार्ट का, ठीक है। ये 4 चैम्बर हार्ट है, राइट। और यहाँ पर ये चैम्बर्स हैं हमारे, दिस इज अ राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है मेन आर्टरी निकलती है, जिसको हम कहते हैं एरोटा। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम एरोटा, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन ब्लड को लेकर के जाती है। कैसे ब्लड को लेकर के जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड को। तो देखिए, मैं यहाँ से एरोटा निकाल रहा हूँ, दिस इज एरोटा, ये एरोटा यहाँ से निकल रही है, और ये एरोटा जो है आगे जा कर के नीचे की तरफ चली जाएगी, और ये क्या बना लेगी, दैट इज अ डिसेंडिंग एरोटा। एरोटा के 3 पार्ट हम डिस्कस करेंगे जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे, ठीक है। ये है असेंडिंग एरोटा, दिस इज अ आर्क ऑफ एरोटा, और ये है डिसेंडिंग एरोटा, राइट, क्लियर है क्या। इस तरह से नीचे की तरफ चली जाती है और यहाँ से स्टार्ट हुई है, क्लियर है। दिस इज अ मेजर आर्टरी, जिसको हम कह रहे हैं एओर्टा, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अब देखिए, इस एरोटा से ब्रांच निकलती है, एरोटा से क्या निकलेंगी, ब्रांच निकलेगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच ब्रेन की तरफ जाएंगी इस तरह से,
राइट। इस तरह से ब्रांच निकली, किससे निकली बेटा? आर्क ऑफ एरोटा से। ठीक है, तो एरोटा आपको पता है कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मीन्स आर्टेरियल ब्लड को कैरी करेगी, राइट। ऑक्सीजन ब्लड को हम क्या कह सकते हैं? आर्टेरियल ब्लड कह सकते हैं। ठीक है, इस एरोटा के वॉल के अंदर, मीन्स यहाँ पर इस जगह पर क्या है? कुछ कीमो रिसेप्टर्स हैं। क्या है बेटा? कुछ कीमो रिसेप्टर्स हैं। इन कीमो रिसेप्टर्स को मैं क्या बोलता हूँ? एरोटेड बॉडीज़। क्या है बेटा ये? एरोटेड बॉडीज़। क्या है बेटा ये? एरोटेड बॉडीज़ है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो दीज आर दी एरोटेड बॉडीज़, दे आर दी कीमो रिसेप्टर्स जो कहाँ प्रेजेंट है? एरोटा के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो ब्रांच निकली है किससे? एरोटा से, दैट इज नोन एज कैरोटिड आर्टरी। ये क्या हमारे पास? कैरोटिड आर्टरी है। देखिए, कैरोटिड आर्टरी आपको पता है किधर की तरफ ब्लड लेकर के जाती है? आपके ब्रेन की तरफ, कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, कहाँ जा रही है? टूवर्ड ब्रेन, ब्रेन की तरफ ब्लड लेकर के जाती है। ठीक है, तो कैरोटिड आर्टरी जो है ब्लड लेकर के जा रही है किधर की तरफ? ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कि एरोटा के ऊपर एरोटेड बॉडीज़ हैं, तो यहाँ पर क्या होंगी? देयर विल बी कैरोटेड बॉडीज़। ये क्या है? कैरोटिड बॉडीज़। क्लियर है क्या? नहीं है? दोनों एरोटेड बॉडी एंड कैरोटेड बॉडी, ठीक है, दोनों ही क्या है? बोथ आर दी कीमो रिसेप्टर्स। क्या है बेटा? कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, दोनों ही क्या है बेटा? कीमो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है? कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ से जो ब्लड फ्लो करा है, ठीक है, ये ब्लड कैसा है मेरा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, क्लियर है क्या? नहीं है? तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, इस आर्टेरियल ब्लड के अंदर, ठीक है, अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, इफ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन दिस एरोटिक आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी, अगर इसमें ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गई है इसके अंदर, आर्टेरियल ब्लड के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको पता है H+N की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो pH क्या होगी? घटेगी। क्लियर है क्या? नहीं है? ठीक है, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यहाँ पर घटी हुई है। ठीक है, हरी बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस आर्टेरियल ब्लड के अंदर, ठीक है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रही है, ठीक है, देखिए इस O2 की कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पर? एरोटेड बॉडीज़ के ऊपर और कैरोटेड बॉडीज़ के ऊपर। ठीक है, मेनली दीज कैरोटेड बॉडी और एरोटेड बॉडीज़ आर सेंसिटिव फॉर व्हाट? इसके लिए ये सेंसिटिव होती है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन और H+N की कॉन्सेंट्रेशन अगर ये बढ़ती है तो ये कीमो रिसेप्टर्स जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होंगे बेटा? ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, ये एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, दे विल गिव दी सिग्नल देंगे। ठीक है, सिग्नल देंगे किसको? DRG को। किसको देंगे बेटा? DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, और सिग्नल कैसे जा रहे हैं? थ्रू दी नर्व्स। किसके थ्रू जाएंगे? नर्व्स के थ्रू। अगर हम बात करें कि एरोटेड बॉडी से कैसे जाएंगे सिग्नल, ठीक है, तो एरोटेड बॉडी से जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है? दैट इज ए वेगस नर्व। वेगस नर्व है हमारे पास, ठीक है, जो 10 नंबर की होती है हमारी। ठीक है, इस वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल कहाँ पहुँचने वाले हैं? DRG सेंटर के पास। ठीक है, और यहाँ कैरोटेड बॉडी की मीन्स कैरोटिड आर्टरी के ऊपर हमारे पास कौन सी नर्व होती है? ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है, ये इम्पल्सिस को लेकर के जाएगी, जो कौन से नंबर की होती है? ये होती है हमारी 9 नंबर की, ये 9 नंबर की है। ठीक है, अरे बात समझ में क्या नहीं आ रही? तो वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व विल टेक दी सिग्नल्स, ठीक है, एंड कहाँ लेके जा रहे हैं? DRG सेंटर के पास। तो क्या करना पड़ेगा? DRG जो सेंटर है ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद आपको पता है कि EICM और रेडियल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। जब ये एक्टिवेट होगा तो EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो हैं और रेडियल मसल जो हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनहेलेशन इंक्रीज होगा, और इनहेलेशन अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हम इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन रिस्टोर होगी मतलब बढ़ेगी, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। बोलो क्लियर है क्या नहीं? ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ द केमिकल रेगुलेशन थ्रू दी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। क्लियर है क्या? ठीक है, दोबारा से एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये मेरा हार्ट है। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है मेजर आर्टरी निकलती है, दैट इज नोन एज एरोटा। एरोटा के ऊपर क्या होते हैं, एरोटेड बॉडीज होती हैं। उसी तरह से इस एरोटा से कुछ ब्रांच निकलेंगी, वो कहाँ जाएंगी, ब्रेन की तरफ, जिनको हम क्या कह रहे हैं, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी कहाँ जा रही है, ब्रेन की तरफ जा रही है, ब्लड लेकर के जा रही है। ठीक है, दोनों के ऊपर ही, एरोटा के ऊपर और कैरोटिड, एरोटा के ऊपर और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर क्या है, मेरे पास कुछ कीमो रिसेप्टर्स हैं। उन कीमो रिसेप्टर को रेस्पेक्टिवली क्या बोलता हूँ मैं, एरोटेड बॉडी एंड कैरोटिड बॉडीज। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ से ब्लड क्रॉस करता है, इस एरोटा से ब्लड क्रॉस करता है, अगर इसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, और जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मेनली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और H+ की कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये जो रिसेप्टर्स हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद दे विल सेंड दी सिग्नल थ्रू दी नर्व्स के थ्रू सिग्नल जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जो सिग्नल जाएंगे वो किसके थ्रू जाएंगे, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू, 9 नंबर की है। और अगर हम एरोटा के थ्रू बात करें तो किसके थ्रू जाएंगे, वैगस नर्व के थ्रू जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा के DRG सेंटर पे। ठीक है, ये एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, EICM और रेडियल मसल को कॉन्टैक्ट करवाएगा, जिससे हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा, और जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, मीन्स CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी थी, वो घट जाएगी और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारा जो ब्लड है अगेन सैचुरेटेड हो जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, दैट इज अ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, दूसरी मैकेनिज्म किसके थ्रू है, केमिकल रेवोल्यूशन के अंदर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के अंदर क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है उसके ऊपर भी सेम इसी तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ए कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, दे विल डिटेक्ट, जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रही है तो क्या होगा, वो डिटेक्ट करेंगे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। ये ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लांगेटा के जो कीमो रिसेप्टर्स हैं दे आर ओनली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन से ये रिसेप्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, तो जैसे ही वो कीमो रिसेप्टर्स जो मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर प्रेजेंट है वो अगर एक्टिवेट हुए तो क्या होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा विल गिव द सिग्नल। ठीक है, उसका जो DRG सेंटर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और वही सेम प्रोसेस होगा। EICM और रेडियल मसल्स कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करेंगी और इनहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ब्लड के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना, दिस विल बी डिटेक्ट इन आर्टेरियल ब्लड। किस में होगा, आर्टेरियल ब्लड के अंदर। आर्टेरियल ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीनस ब्लड के अंदर नहीं होता है। डिटेक्शन किस में होगा, आर्टेरियल ब्लड के अंदर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना? तो दिस इज अबाउट ऑफ द केमिकल रेगुलेशन। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। राइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल रेगुलेशन। नाउ वी वांट टू डिस्कस मैकेनिकल रेगुलेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार बायोलॉजी ओलंपियाड वगैरह या आपके NSC GS की जो एग्ज़ाम्स होती है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, तो समझते हैं इसको एक बार, क्या है क्या नहीं है। राइट, देखिए
नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो मैकेनिकल रेगुलेशन वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। ये कब वर्क करता है मैकेनिकल रेगुलेशन वाला प्रोसेस, ठीक है, ये वर्क करता है बेटा जब नॉर्मल न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क करना बंद कर दे, ठीक है। व्हेन न्यूमोटैक्सिक सेंटर नॉट वर्कड, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको पता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिमिटिंग सेंटर कहते हैं। लिमिटिंग सेंटर क्या करता है, कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि ये क्या करता है, डीआरजी को एक पर्टिकुलर रिदम के साथ उसको क्या करता रहेगा, स्टॉप करता रहेगा, ठीक है। हरी बात समझ में। तो ये क्या करता है, एल्विलाई को ओवर इन्फ्लेशन से रोकता है, ठीक है, ब्रोंकियल को ओवर इन्फ्लेशन से रोकता है। क्लियर है क्या नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, डीआरजी रेगुलर बेसिस पर सिग्नल भेजता रहेगा और उससे क्या होगा, लगातार ईआईसीएम और रेडियल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। तो उससे क्या हो सकता है, ओवर इन्फ्लेशन हो सकता है। हमारी जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियल वो क्या हो सकती हैं, फट सकती हैं, ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या हो रहा है, आपका डीआरजी सेंटर कंटिन्यूस बेसिस पर क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, ठीक है, बात कंडीशन क्या है, ये काम नहीं कर रहा है, तो डीआरजी क्या कर रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पर क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, किसको, रेडियल मसल को एंड ईआईसीएम को। तो इससे क्या हो सकता है, ओवर इन्फ्लेशन किसका, ओवर इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल अरे बस समझ में। तो उनको इससे क्या होगा, और ओवर इन्फ्लेशन हो सकता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होने वाली है, इससे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि जो ब्रोंकाई हैं एंड ब्रोंकियल है वो ओवर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, ठीक है, वो रैप्चर भी कर सकती है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए ये एक आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो इमरजेंसी में काम करती है, ठीक है। तो इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल के ऊपर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, दैट रिसेप्टर्स आर प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स, जिनको हम कहते हैं बैरोरिसेप्टर्स। देखिए बेटा, ये ट्रैकिया, ठीक है, आगे ये डिवाइड हुआ ब्रोंकाई के अंदर, बहुत सारी ब्रांच बनती है, मैं तो आपको सिंपल ब्रांच में समझा रहा हूँ। और ये मान लीजिए ब्रोंकियल है, तो ये मान लीजिए ब्रोंकाई है, ठीक है, और ये ब्रोंकियल है। क्लियर है क्या, ब्रोंकियल है, राइट। अब इनकी जो वॉल है, इन वॉल के अंदर यहाँ पर, इन वॉल के अंदर इस जगह पर, इन वॉल के अंदर क्या है, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स, क्या है, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर हैं, कैसे हैं, प्रेशर सेंसिटिव। और प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं यहाँ बेटा, वैरोरिसेप्टर, इंपॉर्टेंट, क्या बेटा, ये वैरोरिसेप्टर से। तो हुआ क्या, देखो जैसे इनहेलेशन हो रहा है, ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, डीआरजी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पर सिग्नल भेजा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये बैरोरिसेप्टर्स जो हैं दे विल डिटेक्ट द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को डिटेक्ट कर लेंगे और इससे क्या होगा, दे विल एक्टिवेट, ये एक्टिवेट होंगे और थ्रू दी वैगस नर्व के थ्रू, वैगस नर्व कौन सी थी, 10 नंबर वाली जो वैगस नर्व है उसके थ्रू ये क्या करेंगे, डीआरजी सेंटर को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो डीआरजी सेंटर एक बार इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है इनहेलेशन का वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या है, मैकेनिकल रेगुलेशन के अंदर एक्चुअल में वर्क नहीं करता, ये काम नहीं करता है, बट ये एक इमरजेंसी ब्रेक है, कब, जब आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क नहीं कर रहा है, तो ओवर इन्फ्लेशन को रोक रहा है, ठीक है।
तो वेरोरेसेप्टर्स ने क्या करा, एक नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, डीआरजी को, और क्या कर दिया, उसको रोक दिया। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं है। तो ये होता है हमारा मैकेनिकल रेगुलेशन, जिसको हम हेरिंग व्रियोर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म तो है, यहाँ से कोई सिग्नल आया, कंटिन्यू सिग्नल आते जा रहे हैं, और इसको नेगेटिवली क्या करा है इसने, इनहिबिट कर दिया है किसको, डीआरजी को। इज दैट क्लियर, राइट। अब तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं, ठीक है। तो अगर आप जब रेगुलेशन ऑफ मैकेनिज्म अगर आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 भी देखें, ठीक है, साथ में इसको देखें। बिल्कुल कैसे भी क्वेश्चंस हों आपके रेगुलेशन ऑफ मैकेनिज्म से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके क्लियरली हो जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल के क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक दी बटन, ठीक है, ठीक है। और थैंक यू सर, थैंक यू।